हेलो फ्रेंड्स, सुरेश स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के 4 ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। तो फिर हमारा पहला प्रश्न कहता है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे आइए हम बताते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले लिखेंगे कि आर्थिक संरचना अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती हैं। तो फ्रेंड आप सबसे पहले समझिए कि आर्थिक संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में उनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। जो हमारे आर्थिक विकास के क्षेत्र होते हैं उसमें उनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। और आर्थिक संरचना के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार को शामिल किया जाता है। और फिर बता दें कि आर्थिक संरचना के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार को भी शामिल किया जाता है। चलिए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो फिर दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो फ्रेंड जो दो नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों को वर्णन करें, यानी राष्ट्रीय आय की गणना करने में क्या क्या कठिनाई होती है इसी को हमें लिखना है। तो चलिए हम इसको बताते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। तो फ्रेंड सबसे पहले लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। और इसमें 1, 2, 3 नंबर तक डालकर लिखेंगे। सबसे पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, यानी राष्ट्रीय आय की गणना करने में आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है। दोहरी गणना की संभावना, अगर हमें आंकड़ा गलत होता है तो उसको दोबारा से यानी गणना काउंटिंग करना पड़ता है। और 3 नंबर है जो मूल्य के मापन में कठिनाई, और जो मूल्य के है मापने में भी सबसे अधिक कठिनाई होती है। तो फ्रेंड आर्थिक आय की गणना में होने वाली मूलभूत 3 ही कठिनाइयाँ है। पहला है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ, दोहरी गणना की संभावना, मूल्य के मापन में कठिनाइयाँ। चलिए फिर बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो फिर तीसरा प्रश्न कहता है कि यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड जो हमने प्रश्न 3 नंबर पूछता है कि यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है, आइए इसको हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे इस पे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले लिखेंगे कि सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड सबसे पहले बता दें कि जो घेटो शब्द है वह यूरोपीय शहरों में यहूदी की बस्ती के लिए किया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, नृत्य, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को भी इंगित करता है। और यह जो शब्द है जाति या समान प्रकार के रहने वाले लोगों के साथ को भी इंगित करता है। घेतोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोसी के स्थान पर एक सामुदायिक पड़ोस में बदलाव का होना सामुदायिक दंगों को यह एक विशिष्ट देशिक रूप देते हैं। तो फ्रेंड आप समझ चुके हैं कि इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है। चलिए फ्रेंड बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है कि परिवारवाद क्या है, यानी परिवारवाद क्या है, किसे कहते हैं और एग्जाम में कैसे लिखेंगे आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले लिखेंगे कि हाल के दशकों में यह परंपरा बनी कि जिस प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई उसके ही परिजन को चुनाव में टिकट दे दिया जाए। इस प्रकार की परिवारवाद आज भी लोकतंत्र की एक गंभीर समस्या है। अर्थात यह बोल रहा है कि परिवारवाद का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री है तो उसके ही लड़का प्रधानमंत्री बनेगा या उसके नीचे का पद धारण करेगा, यानी उसके ही घर के खानदान के राजनीतिक में जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जाएगा। यही सब प्रक्रिया को परिवारवाद कहते हैं। चलिए मिलते हैं किस नेक्स्ट क्लास में।